हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जैसे कि मैंने पहले लेक्चर में आपको बोला था, मैग्नेटिज्म को मैंने स्प्लिट किया था इनटू टू पार्ट्स। वन वाज क्लासिकल मैग्नेटिज्म एंड अनदर वन वाज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में अगर हम पढ़ेंगे, हमें बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़नी हैं। जब हम इसका इंट्रोडक्शन आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का बेसिक्स कुछ चीज़ें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो इन्वेंशन हुआ, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो वजूद में आया, तो सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने इन पे काम किया है, अभी तक जो हमारे पास नॉलेज है अच्छे से समझना बेटा, वो हमारे पास ये थी कि जब भी एक चार्ज किस पे होती है, रेस्ट पे होती है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या बनाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसके बाद हमारी नॉलेज थोड़ा और बढ़ गई। फिर हमने देखा जब ये चार्ज किस में आती है, जब ये चार्ज आती है मोशन में, तो ये बनाती है बेटा इलेक्ट्रिक करंट। क्या बनाती है? इलेक्ट्रिक करंट। वो हम अपने दूसरे चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब हम यही पढ़ेंगे जब इस चार्ज को क्या होता है, मोशन। जब इस चार्ज को होता है बेटा मोशन, तो ये तो करंट तो बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन इस करंट के साथ साथ और एक चीज इसमें डेवलप होती है, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। दैट इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड का जो ओरिजिन है, जो इस मैग्नेटिक फील्ड की बेस है, वो रियलिटी में होती है करंट ही, वो रियलिटी में होती है चार्ज ही। दैट इज व्हाई इसको हम अब पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले इस पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए। सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट जो इसका बेसिक्स है वो 1820 में हुआ। 1820 में एक साइंटिस्ट थे बेटा, उनका नाम था हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टर। हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टर, जो आप अपनी 10th क्लास में पढ़ चुके हो, जिसको हम बोलते हैं ऑरस्टर्स एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया, इनफैक्ट इन रियलिटी में वो कोई और एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन एक्सपेरिमेंट करते करते उनकी जो डिवाइस थी, उसमें जो वायर थी, उस वायर के सामने एक नीडल उन्होंने रखी थी, जिसको हमने पहले ही, जिसके बारे में हमने पहले ही पढ़ा है, जिसको हम बोलते हैं कौन सी नीडल, मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक नीडल, जो वो मैग्नेटिक नीडल बेटा इस करंट कैरिंग वायर के सामने उन्होंने रखी, इसमें से करंट फ्लो हो रहा था, तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा इसमें डिफ्लेक्शन आई। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे आपको समझा देता हूं, यहां पे मान लो ऐसे, ये मेरे पास एक वायर है, ठीक है बेटा, ये वायर उन्होंने ऐसे रखी, इस वायर के सामने उन्होंने ऐसे, मान लो ये वायर है, इस वायर के सामने इन्होंने एक मैग्नेटिक नीडल रखी। मैग्नेटिक नीडल कैसे रखी, दिस इज मैग्नेटिक नीडल। जब इसमें करंट फ्लो होने लगा तो ये मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट करने लगी, ऐसे इसमें एक मोमेंट ऐसा प्रोड्यूस हुआ। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला एक बॉडी में तब तक मोमेंट नहीं आ सकता है, नहीं वो अपनी जगह एक बॉडी हिल सकती है, जब तक उसमें उस पे क्या लगेगा, फोर्स। जब तक उस पे क्या लगेगा, फोर्स। उन्होंने बोला यहां से एक वायर है, इसमें से करंट जा रहा है, इस वायर और इस मैग्नेट के दरमियान कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, या कोई और बॉडी नहीं है जो इस पे फोर्स लगा रही है, तो इस पे कैसे फोर्स आया। तो उन्होंने बोला चार्ज पे कौन सी चीज फोर्स लगाती थी, सर चार्ज ही लगाती थी, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब लॉ, F = K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। सिमिलरली हमने पढ़ा इससे पहले कूलम्ब लॉ इन मैग्नेटिज्म, मैग्नेट पे जो फोर्स लगा रहा था वो कौन सा लगा रहा था, और एक मैग्नेट, F is again equal to A Qm1 Qm2 divided by R square। Here Qf is for strength, A is dielectric constant, μ0/4 पाई। तो अब वो एक नई चीज उन्होंने देखी, उन्होंने देखा यहां से एक करंट कैरिंग वायर, यहां से चार्ज जा रही है, किसमें बेटा, मोशन में, यहां से चार्ज जा रही है, लेकिन इसके सामने उन्होंने मैग्नेट रखा, इस मैग्नेट में डिफ्लेक्शन आने लगी। जब इस मैग्नेट में डिफ्लेक्शन आने लगी तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि अब एक नया चमत्कार इस दुनिया में होने लगा। अभी तक हम जा रहे थे चार्ज सिर्फ फोर्स लगा रही है चार्ज पे, मैग्नेट सिर्फ फोर्स लगा रहा है मैग्नेट पे, लेकिन अब जो है ना, इसमें फ्लो क्या हो रहा है,
चार्ज। इस वायर में क्या फ्लो हो रहा है सर, इस वायर में फ्लो हो रहा है चार्ज। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या रखा है, यहाँ पे मैंने मैग्नेट को रखा है। अब चार्ज किस पे फोर्स लगाने लगी, मैग्नेट पे, क्योंकि जब तक एक बॉडी पे फोर्स नहीं लगेगा तब तक उसमें मोमेंटम नहीं आएगा। टॉर्क या फोर्स दोनों में से कोई भी चीज वो तभी लग सकती है जब बेटा इस पे फोर्स या टॉर्क लगेगी। वो टॉर्क आया कहां से, वो टॉर्क किसने प्रोड्यूस किया। तो अब जो हमारे पास हैंस ऑयस्टर थे, इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जिनके बारे में आपने 10th क्लास में पढ़ा है। उनमें से जो पहला एक्सपेरिमेंट था वो यही था। उन्होंने बोला जब भी एक चार्ज किस में, अब नई डेफिनेशन उन्होंने बोली कि व्हेनेवर ए चार्ज इज एट रेस्ट, व्हेन ए चार्ज इज एट रेस्ट, अच्छे से देखना, व्हेन ए चार्ज इज एट रेस्ट, जब एक चार्ज किस पे होती है, रेस्ट पे, इट ओनली प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, इट प्रोड्यूसेस अ थिंग ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी ये फोर्स लगाती हैं, वो हमें पता है। E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, पढ़ चुके हैं ना पहले चैप्टर में। अब देखो बेटा मैं लिख सकता हूं देयरफॉर एफ इज इक्वल टू ई इंटू क्यू नॉट। ये वो वाला फोर्स है जो एक चार्ज तब लगाती है जब एक चार्ज किसमें होती है, रुकी हुई होती है, रेस्ट पे होती है। अब देखो जब ये चार्ज मोशन में आई ना, एक तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेटली लगाएगी, क्योंकि चार्ज की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए चार्ज। लेकिन जब इस चार्ज को मैंने यहां से चलाया, यहां से चलते 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 चार्ज अब मोशन में आ गई। जब ये मोशन में आई ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसके पास है ही, दैट इज बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे जो मैग्नेटिक नीडल थी ना, उसमें डिफ्लेक्शन आ गई। क्या आ गई बेटा, उसमें डिफ्लेक्शन आई। जो उसमें डिफ्लेक्शन आई उसकी वजह से इसने मैग्नेट पे फोर्स लगाया। लेकिन अब मैग्नेट पे मैग्नेट फोर्स नहीं लगा रहा है, मैग्नेट पे बेटा चार्ज फोर्स लगा रहा है। चार्ज मतलब इसमें जब चार्ज फ्लो हो रहा है दैट मींस करंट। उन्होंने क्या किया, कुछ टाइम के बाद करंट को बंद किया, डिफ्लेक्शन बंद हुई। करंट को स्टार्ट किया, ये डिफ्लेक्शन फिर से होने लगी। करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ाया, करंट को इंक्रीज किया, डिफ्लेक्शन बढ़ने लगी, ये ज्यादा दूर जाने लगी। करंट का मैग्नीट्यूड उन्होंने कम किया, डिफ्लेक्शन बेटा कम होने लगी। दैट मींस ये सारी चीजें हम 10th में पढ़ चुके हैं। लेकिन अभी तक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इनमें है वो सिर्फ ये चीज है कि जब एक चार्ज रेस्ट पे थी, ये फोर्स लगा रही थी, ये फील्ड बना रही थी, ओनली एंड ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो ये फोर्स लगा रही थी वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स था। अब जब चार्ज एक बार मोशन में आने लगी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो लगाएगी, लेकिन उसके साथ साथ ये मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगी। ठीक है बेटा, क्योंकि मैग्नेट पे फोर्स कौन लगाएगा, मैग्नेट ही लगाएगा। दैट मींस ये जो चार्ज इसमें चल रही है ना, ये जो चार्ज इस वायर में जा रही है ना, जो इसमें करंट ही जा रहा है ना, इसी करंट ने अपने आसपास क्या डेफिनेटली बनाया होगा, मैग्नेटिक फील्ड। उसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो यहाँ पे मैग्नेट था, मैग्नेटिक नीडल इज अ मैग्नेट, उस मैग्नेट पे क्या लगेगा बेटा, फोर्स। आया समझ में। ये उन्होंने पहले 3 बातें कही थी। whenever current flowing through a conductor, electric field as well as magnetic field is produced inside the conductor। तो ये चीज भी आप नोट करके रखो। ये चीज भी आप नोट करके रखो। चार्ज एट रेस्ट ऐसे लिख सकते हैं बेटा, अच्छे से देखना। चार्ज एट रेस्ट is equal to E is equal to F upon Q naught। What does this mean? ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही बनाएगी और इलेक्ट्रिक फोर्स ही लगाएगी। अब देखो बेटा, चार्ज इन मोशन it will produce E as well as E and B। ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगी और मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगी। कितना मैग्नेटिक फील्ड ये बनाएगी, ये हमारा पहला प्रश्न होगा। फिर मैंने देखा एक लूप में, एक वायर में, तो ये अपने आसपास एक कार्डबोर्ड यहाँ पे लगाया तो कैसा मैग्नेटिक फील्ड सर कॉन्सेंट्रिक रिंग्स में बनाती है। फिर एक लूप को लिया था। ये सारी चीजें 10th में आप लोग पढ़ चुके हो। लेकिन अब हमें 12th में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनसे हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा, वो वाली चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। अब मैं आ गया, जब भी एक चार्ज रेस्ट पे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब भी एक चार्ज मोशन में इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। अब आगे देखो, जब एक चार्ज
मोशन में आ गई तो ये डेफिनेटली क्या बनाएगा, ई तो बनाएगा ही बनाएगा, और उसके साथ साथ क्या बनाएगा, बी। सर व्हाट इज बी? बी इज मैग्नेटिक फील्ड। अब आगे देखो, सबसे पहले अब मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन आने लगी कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो बनाएगी चार्ज, ये कितना बनाएगी, किस पे डिपेंड करती है, क्या क्या फैक्टर्स, क्या क्या पैरामीटर्स इसके पास होने चाहिए। सबसे पहले मान लो कि मेरे पास जो ये रूम यहाँ पे है ना, इस दीवार को मैं मान लेता हूँ दिस पॉजिटिवली चार्ज, दिस साइड दिस पॉजिटिवली चार्ज, एंड वो वाला कौन सा है बेटा, नेगेटिवली चार्ज है। तो या ऐसे मान लो कि यहां से मैंने मान लिया बेटा, एक तो मैंने मान लिया नॉर्थ पोल, कौन सा पोल है, यहाँ पे एक मैग्नेट रखा मैंने, ये जो मैग्नेट का पोल है ना, या ऐसे मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना देता हूं, ये उन्होंने नॉर्थ पोल रखा, और यहाँ पे और एक मैग्नेट है बेटा, दिस इज साउथ पोल। सिमिलरली ये आप एक रूम को कंसीडर करो, जस्ट इमेजिन करो कि ये नॉर्थ पोल है और वो वाला क्या है, साउथ पोल है, ठीक है। वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स लीव्स द मैग्नेट फ्रॉम व्हाट, हम पढ़ चुके हैं, फ्रॉम नॉर्थ एंड इंटर द मैग्नेट एट साउथ, ऐसे इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है बेटा, ऐसे इसकी डायरेक्शन होगी, ऐसे। ये भी मैं बता चुका हूं, अगर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड दिखाना होगा तो एरो को याद करिए, दिमाग में एरो को रखिए, दिस इज एरो, जस्ट द शेप ऑफ एरो। जब एरो अंदर की ओर जाएगा ना, जब अंदर की ओर एरो जाएगा ना, ऐसे अंदर की ओर, तो आपको क्या दिखेगा, पीछे से ऐसे क्रॉस दिखेगा, ये बैक वाला पोर्शन आपको दिखेगा। जब यही एरो बाहर की ओर आएगा ना, तो आपको क्या दिखेगा, जब एरो बाहर की ओर आ रहा है, इधर आ रहा है बेटा, तो आपको डॉट दिखेगा, डॉट्स। जब भी आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड दिखाना होता है, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड पढ़ चुके हैं बेटा ऑलरेडी, डॉट से इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस से इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बेटा, ये इनवर्ड और ये आउटवर्ड। अब हम 3D में काम करने जा रहे हैं, यहाँ पे एक एक बात का ध्यान रहना चाहिए, हर एक चीज का ख्याल रहना चाहिए, इनवर्ड, क्रॉस, आउटवर्ड, डॉट, ठीक है बेटा। मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड, ये वाली दीवार जो है, ये जो रूम है ना 3D, मान लो कि ये जो दीवार है ना पीछे वाली, ये है साउथ पोल, और वो वाली दीवार है ना, वो क्या है, नॉर्थ पोल। दैट मींस आप मान लो कि यहाँ से कुछ ऐसे एरोज आ रहे हैं, सीधे वो तीर जो आ रहे हैं ना, वो इधर की ओर जा रहे हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लीव द मैग्नेट फ्रॉम नॉर्थ एंड इंटर द मैग्नेट एट साउथ। तो अंदर की ओर जब मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है ना, वो आप कैसे दिखाओगे, दैट इज शोन बाय क्रॉसेस। ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड से, समझ आ रहा है बेटा, क्योंकि हम 3D में बात कर रहे हैं ना, 3D में, तो इसीलिए मैंने क्रॉस से दिखाया। क्रॉस मीन्स इनवर्स, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। अब जब करंट फ्लो हो रहा था ना वायर में, तो एक लॉजिक इसमें था, जो करंट का फ्लो होना मीन्स चार्ज का फ्लो होना इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। इन्होंने बोला दैट मींस चार्ज जो है ना, इसी चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी होगी, यही को मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करना चाहिए, और कोई भी ऐसी चीज नहीं है। तो जब इन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले देखा कि ये मैग्नेटिक फील्ड, ये चार्ज कितना बनाएगी, ये फोर्स जो मैग्नेटिक फील्ड का होगा ये कितना होगा, ठीक है। तो उसको देखने के लिए उन्होंने सबसे पहले एक मैग्नेटिक फील्ड को लिया। ये जो मैग्नेटिक फील्ड, जिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो बाहर से मैंने लगाया, यहाँ एक, यहाँ दूसरा पोल, ऐसे ही अंदर की ओर जा रही है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद इन्होंने एक चार्ज को लाया, ये मान लो ये एक चार्ज है, इस चार्ज को उन्होंने यहाँ पे रखा, कहाँ पे, यहाँ पे रखा चार्ज को। इस चार्ज को ऐसे इन्होंने थ्रो किया, ऐसे यहाँ से जब थ्रो किया, अब आपके पास एक लॉजिक आएगा बेटा, दिस इज, यहाँ से अंदर की ओर क्या जा रहा है, दिस इज, ये वाली, इसको देखो, दिस इज व्हाट, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे अंदर की ओर जा रहा है, और मैंने चार्ज को ऐसे थ्रो किया। जब मैंने चार्ज को ऐसे थ्रो किया, तो इन दोनों के बीच में कितने डिग्री एंगल है बेटा, 90 डिग्री, एक दूसरे के राइट एंगल पे इन्होंने थ्रो किया। बात समझ में आ रही है, अच्छे से देखना। जब यहां से इन्होंने चार्ज को थ्रो किया, तो धीरे धीरे उन्होंने क्या देखा, तो धीरे धीरे इन्होंने देखा, ये चार्ज जो है ना, इस चार्ज पे फोर्स लगने लगा, ये चार्ज सीधे नहीं जा रही है, ये चार्ज अब धीरे धीरे मुड़ने लगी, ये चार्ज अब धीरे धीरे क्या बेंड होने लगी, ये चार्ज सीधे नहीं जा रही है, इस चार्ज पे अब फोर्स लगने लगा, ठीक है, इस चार्ज पे फोर्स लगने लगा। देखो ये चार्ज धीरे इधर जाने लगी, फिर इधर जाने लगी, फिर इधर जाने लगी, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, वो ऐसे मोड़ने लगी। तो जब ये चार्ज ऐसे चलने लगी ना, जब ये ऐसे जाने लगी ना, इन्होंने बोला कोई बॉडी ऐसे मूव नहीं करती है, डेफिनेटली इस चार्ज पे क्या लगा होगा, फोर्स।
और मैग्नेट पे कौन फोर्स लगाएगा? मैग्नेट ही लगाएगा। तो उस मैग्नेटिक फोर्स का उन्होंने मैग्नीट्यूड बताया, उन्होंने बताया कि कितना वो फोर्स इस चार्ज पे लग रहा है। तो सबसे पहले हम ये चीज याद रखेंगे, whenever a charge is moved inside a uniform magnetic field it will experience a फोर्स, और वो फोर्स किसके बराबर होगा वो हम अभी देख लेंगे, वो हम अभी पढ़ लेंगे। यहां तक समझ आया बेटा? एक चार्ज को मैंने परपेंडिकुलरली, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी हैं, मैंने चार्ज को ऐसे मूव किया तो इस चार्ज पे क्या लगने लगा? फोर्स। तो वो फोर्स किधर की ओर जाएगा, वो फोर्स कैसा लगेगा वो हम देखेंगे। सबसे पहले इन्होंने चार्ज को लिया 1 कूलम, कितना? 1 कूलम। फिर इसी चार्ज को लिया 2 कूलम, फिर इसी चार्ज को लिया 3 कूलम। अच्छे से देखना बेटा, 1 कूलम ने इतना सर्कल बनाया, 2 कूलम ने इतना और 3 कूलम ने इतना। दैट मीन्स जो ज्यादा बेंड हो रहा है ना, जो उस पे फोर्स ज्यादा लग रहा है। तो पहली बात जो उन्होंने बोली, उन्होंने जो नोट यहाँ पे पहली बात की वो थी बेटा, F is directly proportional to Q। Why Q? क्योंकि जितना भी हम Q का मैग्नीट्यूड बढ़ाते जा रहे थे उतना फोर्स बढ़ रहा था। ये उन्होंने पहली बात नोट की, F is directly proportional to Q। ठीक है बेटा? अब आगे देखो, इसके बाद उन्होंने और एक चीज की, जो उन्होंने वहां पे नॉर्थ पोल रखा था, यहाँ पे साउथ पोल रखा था, ऐसे इसका अब थोड़ा बहुत उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाया। जब मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाया ना, चार्ज तो उतनी ही रही, पहले हमने चार्ज को वेरी किया था, चार्ज को क्या किया था? वेरी किया था। अब चार्ज को इतना ही रखा, चार्ज जितनी पहले थी ना इतनी ही चार्ज अभी भी है। चार्ज पहले केस में 1 कूलम, दूसरे केस में 1 कूलम, तीसरे केस में 1 कूलम, लेकिन चार्ज अब मुड़नी ज्यादा लगी, चेंज ज्यादा होने लगी। दैट मींस जब मैंने क्या चेंज किया, चार्ज को चेंज नहीं कर रहा हूं, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड था वो चेंज किया। पहली इक्वेशन सर F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, दूसरी इक्वेशन सर F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। सर वाई B? क्योंकि मैं B को जितना इंक्रीज कर रहा था उतना F भी इस पे इंक्रीज हो रहा था। और एक चीज बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अब हमें जाननी है, सर कौन सी चीज? ये क्या है मेरे पास? ये क्या है मेरे पास? सर ये है मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, जब मैंने इसमें एक चार्ज को रखा, अच्छे से देखना, जब मैंने इस मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज को रखा, मैंने वेलोसिटी नहीं दी, वेलोसिटी कितनी दी? 0। जब मैंने वेलोसिटी कितनी दी? 0। जब इसमें वेलोसिटी 0 आई तो बेटा इस पे कोई भी ये मुड़ी ही नहीं, ये जहां पे थी ना वहीं पे रही, v0, therefore F is equal to 0। उन्होंने थोड़ी 5 मीटर की वेलोसिटी दी तो ये इतने सर्कल में मुड़ा, 10 तो इतने, 20 तो जस्ट इतने में। दैट में जितनी वेलोसिटी बढ़ी ना, जो इस पे फोर्स लग रहा है ना अंदर की ओर, वो भी बढ़ने लगा। और जो तीसरा पैरामीटर जिस पे ये मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड करता है वो इन्होंने बोला बेटा दैट इज वेलोसिटी। दैट इज वेलोसिटी। जब चार्ज रेस्ट में थी तो फोर्स नहीं लग रहा था, जब चार्ज मोशन में आई तो तब फोर्स लगा। तो तीसरी इक्वेशन F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब in this, call this equation number first, call this equation number second, call this equation number third। On comparing equation, अच्छे से देखना, on comparing equation first, second and third, we get, हमें क्या मिलेगा बेटा? F की जगह एक है बेटा, is equal to QVB। कोई शक बेटा? ये जो इक्वेशन है ना F is equal to QVB, दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन, जिससे हमें मैग्नेटिक फील्ड की अब डेफिनेशन आई, जिससे हमें अब बेसिक्स ऑफ मैग्नेटिज्म समझ में आने लगा। यहां तक समझ आया बेटा? अब देखो, अब मैं ऐसे लिख सकता हूं, व्हाट इज F? F is force acting on a charge which is moving with a velocity v inside a magnetic field B। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ आ रहा है बेटा? वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है? और यहां तक ये भी देख लो, अगर दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट एक वेक्टर होगा, अच्छे से देखना, अगर दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट एक वेक्टर ही होगा, दिस इंडिकेट्स दैट देयर शुड बी अ क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन V and B। F is equal to Q
इंटू वी क्रॉस बी। ऐसे भी बेटा लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं क्योंकि ये आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो। ऐसे भी लिख सकते हो एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। ठीक है बेटा, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट को जब मैं खत्म करता हूं तो वहां पे पीछे क्या आता है बेटा, साइन थीटा आता है। बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, v इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है बेटा, और इसके साथ साथ आएगा एक एंड कैप, एंड कैप गिव्स अस डायरेक्शन। यहां तक आप नोट करो बेटा, अब हम आगे पढ़ेंगे। जल्दी से लिखो। F इज इक्वल टू क्यू में भी, ये याद रहनी चाहिए इक्वेशन। यहां पे मैं लिखूंगा F इज इक्वल टू क्यू वी बी, ठीक है, साइन थीटा, क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम B के अब यूनिट्स निकालेंगे, यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैं लिख सकता हूं B इज इक्वल टू F बाई क्यू बी। कोई शक बेटा, B इज इक्वल टू F बाई क्यू बी। F is a vector quantity, B is a vector quantity, Q is charge, V is velocity। ऐसा यूनिट ऑफ B अच्छे से देखना। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, द SI यूनिट ऑफ B, द SI यूनिट ऑफ B। ऐसा यूनिट ऑफ B कैसे निकालेंगे बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लिखे, देखो B इज इक्वल टू व्हाट इज SI यूनिट ऑफ फोर्स, बोलो बेटा, SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। बहुत अच्छा, SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन डिवाइडेड बाय व्हाट इज SI यूनिट ऑफ चार्ज, SI यूनिट ऑफ चार्ज इज, बहुत अच्छा, कूलम। और SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड। सेकंड को ऊपर ले आओ बेटा, हियर कम्स सेकंड, तो ये आ गया न्यूटन सेकंड पर कूलम मीटर। दिस इज SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और इसी चीज को मैं बोलता हूं बेटा टेस्ला। क्या बोलते हैं, टेस्ला। अब आ गई जो मैंने वहां पे बोला था, आप भी याद रखो, फिर मैं बाद में बताऊंगा टेस्ला किसके बराबर होता है। वो टेस्ला की डेफिनेशन जहां पे आई, टेस्ला इज इक्वल टू, अगर आपको कोई बोलेगा व्हाट इज SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे नहीं कहना टेस्ला, ऐसे कहना SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज न्यूटन सेकंड पर कूलम per meter, and this factor न्यूटन सेकंड पर कूलम पर मीटर इज कॉल्ड टेस्ला। ठीक है बेटा, अब शॉर्ट में हम याद रखते हैं टेस्ला। सर क्यों हमने शॉर्ट में एक ही यूनिट क्यों बनाया, क्योंकि ये हमें बार बार बेटा यूज होगा, हर जगह यूज होगा, इसीलिए हम इसको इसका ऐसा यूनिट और क्या रखा हमने, टेस्ला। समझ में आया। अब देखो मैं लिख सकता हूं बेटा टेस्ला इसके बराबर है, बोलो, न्यूटन सेकंड डिवाइडेड बाय कूलम मीटर। सर जो भी साइंटिस्ट के नाम होंगे उनको कैपिटल में लिखेंगे, जो नहीं उनको स्मॉल में। ठीक है, कूलम साइंटिस्ट का नाम है बेटा। ये एक्चुअली जो निकोलस टेस्ला है बेटा, उनके ग्रेट ऑनर पे मैग्नेटिक फील्ड का नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये याद रखो। मार्कोनी आए, बहुत सारे साइंटिस्ट और भी आए, उन्होंने काम किया बेटा। मैक्सवेल आया था, अभी हम इन पे बात करेंगे। इतना समझ आया यहाँ तक, इस ऐसा यूनिट। अब अगर सीजीएस यूनिट की बात करेंगे बेटा, सर सीजीएस में न्यूटन नहीं आएगा। सर सीजीएस में वी का यूनिट क्या आएगा, न्यूटन। नो सर डाइन आएगा, आएगा ना डाइन। सेकंड तो सेकंड ही है। अब देखो कूलम नहीं सर, डिवाइडेड बाय स्टैंड कूलम लिखो। और व्हाट इज दिस इज मीटर नहीं सर, यहाँ पे सेंटीमीटर, क्योंकि हम सीजीएस यूनिट की बात कर रहे थे। ये जो यहाँ पे बना ना डाइन सेकंड पर स्टेट कूलम पर सेंटीमीटर, इसको हम नहीं बोलते हैं टेस्ला, इसको हम बोलते हैं बेटा गॉस। क्या बोलते हैं, गॉस बोलते हैं। ठीक है, दिस इज गॉस। गॉस इज अगेन यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बट बोलो बेटा ऐसा यूनिट में या सीजीएस यूनिट में, बोलो किसमें सर, इन सीजीएस यूनिट। द एसआई यूनिट ऑफ बी इज नॉट गॉस, दिस इज सॉरी इज नॉट टेस्ला, दैट इज गॉस। ठीक है, यहां तक समझ आया, तो इतना आप नोट करके रखो। अब देखो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 रेज़्ड पावर 4 गॉस। ये भी नोट करके रखो बेटा। 1 टेस्ला अगर आपको कन्वर्जन करना भी होगा आप आराम से कर सकते हो। एक साइड से लिखो न्यूटन सेकंड, ठीक है बेटा, पर कूलम पर मीटर इज इक्वल टू ये, फिर ये कन्वर्ट करो बेटा, 1 न्यूटन 10 रेज़्ड पावर 5 डाइन सेकंड, वो सारी चीजें वहां पे ये एक्सप्रेशन आपको आएगा। ठीक है, तो जहां तक आपको समझ आया ही होगा। ठीक है, 1 टेस्ला इज इक्वल 10 रेज़्ड पावर 4 गॉस। मैं आगे जाऊं बेटा, आगे जाऊं, ठीक है, नोट करके रखो। अब
अब और एक चीज F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब हमें कुछ चीजें खुद ही पता है। सर बताइए, सबसे पहली चीज अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा स्पेशल केस, क्या लिखूंगा बेटा? बहुत अच्छा, स्पेशल केस। जरा बोलो क्या क्या स्पेशल केस है। अब हमें पता है बेटा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, आप खुद बोलोगे सर साइन ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, साइन ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, तो F इज इक्वल टू बेटा 0, कोई भी फोर्स नहीं लगने वाला, कोई भी फोर्स लगने वाला नहीं है। क्यों नहीं लगने वाला? क्योंकि इसका मतलब है व्हाट इज दिस थीटा? थीटा इज नथिंग, F इज इक्वल टू Q इज अ स्केलर क्वांटिटी चार्ज, दिस इज V क्रॉस B। ठीक है बेटा, F इज इक्वल टू V क्रॉस B। तो ये होता है एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड B इज मैग्नेटिक फील्ड। जो ये थीटा होता है ना, साइन थीटा का जो एंगल होता है ना, थीटा इज, ये भी नोट करके रखो, थीटा इज एंगल बिटवीन V एंड B। जो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, इन दोनों के बीच में ये थीटा एंगल होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लिया था, वेलोसिटी ऐसे ली थी, जो इन दोनों के बीच में ये एंगल होता है ना, ये वाला एंगल, इसी को मैं बोल रहा हूं बेटा थीटा। ठीक है, अब देखो यहां पे, तो इसका मतलब क्या हुआ? When थीटा बिटवीन V एंड B इज इक्वल टू 0, F इज इक्वल टू 0। देखो बेटा, B तो अंदर की ओर था, B किधर था? अंदर की ओर। मैंने बेटा वेलोसिटी जो चार्ज को दी ना, ऐसे नहीं दी, ऐसे ही अंदर की ओर दी। अगर ऐसे ही दी ना, तो V को किधर की ओर है? अंदर की ओर, दिस इनवर्ड। और बेटा B भी किधर है? इनवर्ड। इन दोनों के बीच में बेटा थीटा कितना है? 0। तो जो इस टाइम चार्ज पे फोर्स लगेगा ना, वो कितना लगेगा? 0। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम चार्ज को थ्रो करेंगे ना अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस नॉर्थ पोल, दैट इज साउथ पोल, अगर जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना, वहीं से मैंने इसको थ्रो किया, तो बोलो कितना फोर्स लगेगा? 0। व्हाई? F इज इक्वल टू Q sin थीटा, थीटा इज इक्वल टू 0, फोर्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, आगे देखो। और एक चीज तो आप जानते होंगे बेटा, दूसरा स्पेशल केस बोलो, बोलो बोलो। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, साइन ऑफ 90 इज इक्वल टू बेटा जानते हैं 1, देयरफॉर F इज इक्वल टू QVB। तो इस केस पे क्या लगेगा? मैक्सिमम फोर्स। व्हाई मैक्सिमम फोर्स? साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता ही होता है, इसीलिए फोर्स भी क्या लगेगा बेटा? फोर्स क्या लगेगा? मैक्सिमम लगेगा। बात समझ आ रही है? वैसे सिमिलरली व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180, फोर्स इज इक्वल टू 0, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 270, फोर्स इज इक्वल टू माइनस QVB। ठीक है बेटा, तो वहां पे मिनिमम लगेगा 180 पे। यहां तक समझ आया? ये चीजें भी आपको समझ में आई होगी, वो भी समझ में आया होगा। अब आगे देखो बेटा, चलो अब आगे थोड़ा बहुत, इतना समझ आया? हाँ, अब देखो आगे, F इज इक्वल टू QVB साइन ऑफ थीटा। F इज इक्वल टू बेटा Q इंटू V क्रॉस B भी सर लिख सकते हो, थीटा इज एंगल भी। तो जो फोर्स है ना, फोर्स किधर लग रहा है? तो जो फोर्स इस चार्ज पे लगेगा ना, दिस मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स, दिस इज वेलोसिटी, इनवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज वेलोसिटी, यहां से वेलोसिटी जा रही है, तो फोर्स किधर लगेगा? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, ये जो फोर्स है ना यहाँ पे फोर्स, ये किधर लगेगा? कह रहे हैं सर दिस फोर्स इज, अच्छे से देखना, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ, V and B, V and B। जो ये वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड है, जो फोर्स लगने वाला है ना, वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। सर कैसे? मैं समझाऊंगा। ये मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है कहाँ के? इनवर्ड्स, और ये मेरी वेलोसिटी थी इधर। अब जो फोर्स लगने वाला है ना, वो इन दोनों को, इसको और इसको परपेंडिकुलर लगने वाली, इन दोनों को परपेंडिकुलर कौन सा है? दिस प्लेन। यहां से फोर्स लगेगा, चार्ज इधर कहीं मुड़ेगी, चार्ज पे यहाँ कहीं फोर्स लगेगा। ठीक है, मान लो कि इधर नॉर्थ पोल या साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, चार्ज जब इधर से जाएगी ना, वो इधर नहीं मुड़ेगी, वो बेटा इधर की ओर ऐसे मुड़ेगी। थर्ड डायमेंशन में अब बात हो रही है, तो ये इस प्लेन में मूव करेगी। बात समझ में आ रही है? अच्छे से समझना। तो ये नोट करो यहां तक, जब फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ V एंड B, ना वो V में जाएगी ना वो B में जाएगी, वो इन दोनों के परपेंडिकुलर चली जाएगी।
आप कहोगे सर हाउ इट इज पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है? ठीक है बेटा, अब देखो ये कैसे पॉसिबल है। एक डायरेक्शन में दूसरी डायरेक्शन तीसरे डायरेक्शन में कैसे जा सकती है? आपने बेटा एम्ब्रेला तो देखा ही होगा, एम्ब्रेला तो देखा ही होगा। हम थर्ड, इसको मान लो एक्स, इसको मान लो जो ये एम्ब्रेला है यहाँ पे, इसको मान लो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, इसको मान लो ये एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है। ये जो हैंडल है ये किस में है? जी में। हम किसको मूव कर रहे हैं? जेड वाली एक्सिस को। इफेक्ट कहाँ दिख रहा है बेटा? एक्स वाले प्लेन में और वाई वाले प्लेन में। बात समझ में आ रही है? ऐसे यहाँ पे अगर एक्स और वाई में कौन सा होगा? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, तो जो फोर्स चार्ज पे लगेगा ना वो लगेगा जेड डायरेक्शन में। ये एक एग्जांपल है, ऐसी बहुत सारी। हम फ्लोर डालते हैं, स्लैब हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट की, जब स्लैब पे किसी को बैठना होता है ना वो एक्स में बैठता है ना वो वाई, वो ऐसे खड़ा रहता है, दैट मीन वो किस डायरेक्शन में? जेड डायरेक्शन में। अगर हमारे दो वेक्टर्स दो डायरेक्शन में होंगे, हमारा रिजल्ट तीसरे डायरेक्शन में हो सकता है। अब आगे देखो, इतना तो समझ आया ही होगा बेटा। अब इसके बाद आता है बेटा मैग्नेटिक फील्ड के डायमेंशनल फार्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट। B इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय QV। कोई शक बेटा? फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला बोलो, जुबानी याद होना चाहिए। बोलो बेटा, M1 L1 T रेज़ पावर -2। कोई शक? चार्ज का क्या है? AT। वेलोसिटी का क्या है? L1 T रेज़ पावर -1 -2 का एक कैंसल, LL कैंसल इज आउट, तो यहाँ पे बचा बेटा M1, AT ऊपर चला जाएगा, A1 T रेज़ पावर बेटा -3। दिस इज डायमेंशनल फार्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड। ये भी नोट करो। अब जब डायरेक्शन की बात आई ना, ये जो डायरेक्शन है ना ये कौन देगा? द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय, अच्छे से नोट करो बेटा, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज given by Fleming's left hand finger rule। फिंगर रूल, ठीक है बेटा। जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड फिंगर रूल है, पहले मैं इसको समझा देता हूं, ठीक है। ये अगर आपको समझ आया, आपको डायरेक्शन समझ आएगी, क्योंकि मेन चीज जो हमें इस चैप्टर में है वो इसकी डायरेक्शन ही आपको समझ में आनी चाहिए। जो मैग्नेटिक फील्ड वजह से फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है। तो Fleming's लेफ्ट हैंड, ये नोट करो, इट इज डायरेक्शन इज गिवन बाय Fleming's लेफ्ट हैंड फिंगर रूल, ठीक है बेटा। Fleming's लेफ्ट हैंड फिंगर रूल क्या है, अब हम वो देखेंगे। Fleming's लेफ्ट हैंड फिंगर रूल, यहां पे देखो, Fleming ने बोला कि अब हमारे पास तीन क्वांटिटीज हैं। कौन कौन सी क्वांटिटी है बेटा? एक तो हमारे पास है फोर्स, दूसरा है हमारे पास बेटा दूसरा पैरामीटर है वेलोसिटी, और सर तीसरा फैक्टर क्या है? तीसरा हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड। सर चार्ज भी है हमारे पास, बिल्कुल चार्ज है हमारे पास, लेकिन चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। और यही तीन हमारे पास कौन सी क्वांटिटीज हैं? वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ F, इसको मैं लिख सकता हूँ V, इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा V ऑफ करंट, वेलोसिटी ऑफ करंट या वेलोसिटी ऑफ चार्ज, इसको मैं लिखूंगा बेटा सीधे I। क्या लिखूंगा? I। और जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है इसको मैं लिखूंगा B। क्या लिखूंगा? B। तीन चीजें मेरे पास हैं। इन्होंने बोला कि ऐसे अपने आप राइट हैंड को नहीं बेटा, इसको बोलते हैं हम Fleming's लेफ्ट, अच्छे से देखना बेटा, लेफ्ट हैंड रूल। Fleming's लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलते हैं? Fleming's, वो अलग है बेटा, राइट हैंड थंब रूल अलग है, ये लेफ्ट वाला रूल है। ऐसे मान लो बेटा जिसमें लेफ्ट हैंड क्या है बेटा मेरे पास, ये मेरे पास लेफ्ट हैंड है। सबसे पहले आप अपने थंब को ऐसे उठाइए या ऐसे बंद रखो बेटा, हाथ को ऐसे बंद रखो, अपने थंब को बेटा पहले सबसे पहले आप उठाइए, ठीक है। उठाया, उठाया, ये जो थंब है ना ये इसके परपेंडिकुलर आया, आया बेटा, आया। आप इस उंगली को ऐसे बेटा बाहर की ओर निकालो, जैसे कि गोली किसी को मारनी है, ठीक है बेटा, गोली मारनी है यहाँ पे M साहब को। यहां से जब M साहब को गोली मारनी है ना, ये और ये एक दूसरे को क्या आ गई बेटा? परपेंडिकुलर आ गई। अब इसको बेटा बाहर की ओर निकालना है। जब बाहर की ओर सिर्फ इतना निकालना है, पूरा नहीं, तो आप देखिए बेटा दीज थ्री फिंगर्स, थंब, मिडिल फिंगर एंड दिस वन, ठीक है बेटा, पॉइंटेड फिंगर एंड मिडिल फिंगर, ये तीनों एक दूसरे को क्या आ गई बेटा? परपेंडिकुलर। अच्छे से देखना, दिस दिस एंड दिस आ गई परपेंडिकुलर। ऐसे रखो, फिर भी परपेंडिकुलर, ऐसे रखो, फिर भी परपेंडिकुलर, ऐसे रखो, फिर भी परपेंडिकुलर। फिर से एक बार, सबसे पहले किसको उठाएंगे? थंब को, फिर इसको, फिर ये वाली उंगली, तीनों एक दूसरे को क्या आएगी?
परपेंडिकुलर। इसको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करो। अब देखो समझना क्या है, इसको याद रखो बेटा, थंब को एफ, फिर दूसरा पढ़ा रहा है तो थंब का नाम क्या रखेंगे, सबसे पहले अपना नाम, इसको देंगे बेटा एफ, क्या देंगे एफ, और इसको क्या सर, इसके बाद ए के बाद क्या आता है बी, और इसको देंगे आई। समझ आया बेटा, दिस इज एफ बी एंड आई। अच्छे से देखो, दिस इज एफ, दिस इज बी एंड दिस इज आई। फिर से एफ बी एंड आई, इसको प्रैक्टिस करो बहुत अच्छे से। मान लो कि मेरा मैग्नेटिक फील्ड बेटा, मेरा मैग्नेटिक फील्ड, ये जो दीवार है ना जिस नॉर्थ पोल, वो जो दीवार है ना साउथ पोल, दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ऐसे है बेटा, ऐसे ऐसे। पॉइंट योर दिस फिंगर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, क्योंकि एफ बी आई, बी मींस मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे इसको अलोंग करना है, ऐसे इसको रखना है, ठीक है बेटा। अब मुझे चार्ज को अलोंग वेलोसिटी नहीं देनी, फोर्स कितना 0। जब मैं इसको बेटा ऐसे थ्रो करूंगा ना चार्ज को, कैसे ऐसे थ्रो करूंगा, तो चार्ज की वेलोसिटी ये आ गई एफ आई, फोर्स किधर लगेगा, थंब को ऐसे बाहर निकालो तो फोर्स इधर लगेगा, इधर। समझ आ रहा है बेटा, फिर से एक बार, मैग्नेटिक फील्ड इधर, वेलोसिटी चार्ज की इधर, लेकिन चार्ज पे फोर्स इधर लगेगा, ऐसे चार्ज मुड़ेगी, ऐसे। समझ आ रहा है, फिर से और एक प्रैक्टिस, मैग्नेटिक फील्ड दिस नॉर्थ पोल, दिस साउथ पोल, ऐसे ऐसे, जो मैंने पहले दिखा अंदर की ओर, ठीक है। बी को ऐसे रखो, बी को ऐसे रखो, वेलोसिटी इधर दे रहा हूं, वेलोसिटी किधर, इधर, दिस इज आई, तो थंब को ऐसे करो तो ये ऐसे नहीं जाएगी, ऐसे मुड़ के वापस आएगी, ऐसे, ये चार्ज, ठीक है बेटा। और एक चीज, वो मान लो वो नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो बी को कैसे, ऐसे उल्टा, बी ऐसा, वेलोसिटी मैंने दी बेटा इधर की ओर, इधर की ओर, तो इसको ऐसे, तो जो फोर्स अब लगेगा ना वो किधर लगेगा, नीचे की ओर, तो ये चार्ज ऐसे जाएगी। समझ में आ रहा है, धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करो तो ये समझ में आएगा। अब मैं ऐसे भी कह सकता हूं बेटा, पॉइंट यूर थंब, या ऐसे पॉइंट यूर थंब आ गया बेटा, थंब क्या देता है बी, पॉइंटेड फिगर, पॉइंटेड फिगर, पहले आप ये नोट करो बेटा, पहले आप नोट करो तीनों पैरामीटर्स, कौन सा, फोर्स, और इसके साथ साथ क्या था, पहला क्या था बेटा फोर्स, दूसरा क्या था वेलोसिटी थी, दूसरी चीज, और तीसरी चीज क्या थी बेटा, तीसरी चीज मेरे पास था मैग्नेटिक फील्ड। ये तीनों चीजें आप नोट करके रखो, इसको एफ लिखो, इसको वी लिखो, और इसको बी लिखो, या इसको आई लिखो, जैसे मैंने पहले बताया, तीनों चीजें आप नोट करो। तो देखो बेटा, इसको हम बोलते हैं थंब, इसको बोलते हैं फोर फिंगर, और इसको बोलते हैं मिडल फिंगर, ठीक है बेटा। थंब फोर फिंगर, फोर फिंगर को किसकी, मैग्नेटिक फील्ड, इसको किसका, ये आप खुद भी लिख सकते हो बेटा, दिस फ्लेमिंग स्क्रू, ये आप खुद भी लिख सकते हो। अब मैं ऐसे कह सकता हूं बेटा, व्हेनेवर ए चार्ज इज थ्रोन, सर ये मान लो ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है बेटा मेरे पास, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। व्हेन ए चार्ज इज थ्रोन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, when a charge is thrown along the direction of magnetic field, the force acting on the charge is equal to 0। कभी फोर्स नहीं रहेगा क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 0। एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, when a charge is thrown perpendicular to it, जब इसके परपेंडिकुलर में हम क्या लगाते हैं चार्ज, तब उसी केस में सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगा फोर्स, बाकी और किसी केस में फोर्स नहीं लगेगा। आज के लेक्चर में इतना ही बेटा, ये आप अच्छे से पढ़ लेना, पूरा चैप्टर कल हम पढ़ेंगे इसका दूसरा टॉपिक। Thank you.